कोई जरा मुझे ये बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास गिनती के सिर्फ दो ही तरीके क्यों हैं रोमन रेंस को शोज पर बुक करने के लिए। और आज रॉ में किसी की प्रेगनेंसी अनाउंस हुई तो उस पे भी ओटीसी के चैंट लग रहे हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। हर बार की तरह आज इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे शो के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो को रीति रिवाज के अनुसार लाइक कर देना। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे नए फैक्शन, वैसे अब नया नहीं, अब तो वैसे पुराना हो चुका है, विजन के साथ में सेथ रॉलिंस अपने सूट सलवार के साथ आ जाए थे। और जिस टाइम पे ब्रॉन्सन रीड के गले में वो शूला फाला है, उसके साथ जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने खेलना शुरू किया है ना, वो भी एंट्रेंस पे बड़ा यूनिक एलिमेंट ऐड करता है। अब ये सारे लोग अपनी एंट्रेंस करते हैं, पहले में आके बताते हैं कि भैया मैं गॉड मोड में नहीं हूं, मैं ही गॉड हूं। ये रोमन रेंस के ऊपर ही ऑब्वियसली उन्होंने शॉट लिया था और कहते हैं कि जो मैंने सब कुछ इस कंपनी के लिए किया है, मैं गोट हूं, लेकिन मैं अकेला गोट नहीं हूं। उसके बाद वो सेम तरीके से इंट्रोडक्शन करते हैं जैसे उन्होंने पहले ब्रॉन ब्रेकर के लिए किया था कि भैया ये इसका यार्ड है, ये फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया है। सेम चीज वो ब्रॉन्सन रीड के लिए बोलते हैं। अब हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार इतना बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन कई बार चीजों को स्टैब्लिश करना पड़ता है, तो इसलिए अभी के लिए तो मैं इसको झेल लूंगा कि ठीक है चलो, अगर आज पॉल हेमन ने दोबारा से सेम तरीके से इंट्रोडक्शन कर भी दिया। उसके बाद ओटीसी वाले चैंट लग रहे थे, तो पॉल हेमन कहते हैं ये ओटीसी नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं पॉल ई। और उसके बाद छोटा सा पॉल ई का वहां पर जो चैंट है वो भी निकलता है। और इससे हमको ये पता चलता है कि भले ही इन लोगों को लोग हील होने की वजह से बूज करते हैं, लेकिन इनको लोग सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, जो कि पता भी है, इतने सालों से पॉल हेमन ये सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। अब इसके बाद वो आते हैं मेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के इंट्रोडक्शन के लिए। बोलते हैं कि इसने रोमन रेंस को 2 बार पिन किया, वही सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो उसके बाद वो बोलते हैं। और उस टाइम पे ब्रॉन ब्रेकर ना कंधे भी दबा रहा था सेथ रॉलिंस कि हाँ भैया ये है हमारा मेन बंदा। तो इनकी ये जो पूरे ग्रुप की वाइब है ना, वो मुझे बहुत मस्त लगती है। स्टोरी लाइन में भले ही मामला ऊपर नीचे चल रहा हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो सेगमेंट्स के अंदर मूवमेंट देते हैं बहुत सही लगता है। उसके बाद रेनिंग डिफेंडिंग करके उन्होंने सेथ रॉलिंस का इंट्रोडक्शन किया। अब जब सेथ रॉलिंस माइक पर बोलने के लिए चलते हैं, तभी जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है, जो कि अपना यीट करते हुए आते हैं। और इस बार उन्होंने बच्चों से भी यीट करवा दिया, उनके पास में माइक दे गए, लेकिन वो इतना बेकार था ना सिंक में कि ऐसा लग रहा था कि ये क्यों ही करा तुमने। मतलब चलो ठीक है, बच्चों को मूवमेंट मिल गया। अब वो कहते हैं इसके बाद कि मैं तुम्हारी बातों से थक चुका हूं, मैंने टैप आउट किया था गुंथर को और मैंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती, तो भैया जे ऊसो मैं भी तुम्हारी इस बात से थक चुका हूं यार। ठीक है तुम जीत गए, अब तुम उसके बाद हार भी गए, तो अब इसका फ्लेक्स करने की कोई बात है नहीं। या तो तुम्हारे पास अभी चैंपियनशिप होती तो उसका ज्यादा सेंस बनता। इसके बाद फिर वो क्योंकि आज इनका मैच भी होने वाला था ब्रॉन ब्रेकर के साथ, तो ब्रॉन ब्रेकर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और इसके बाद जो सेथ रॉलिंस ने काम किया, मैं कह रहा हूं ना कि हर एक बंदे का जो कैरेक्टर है इस ग्रुप में, वो इस ग्रुप को बहुत ज्यादा स्पेशल बना था। तो सेथ रॉलिंस ने कैसे भड़काया ब्रॉन ब्रेकर को। वो कहते हैं कि तूने सुना इसने क्या बोला, ये कह रहा है कि तेरे से बेटर है, तेरे से बेटर एथलीट है, इसकी फैमिली तेरे से बढ़िया है, तेरा पिताजी मूर्ख है, ऐसे करके उन्होंने सब कुछ बोला। तो ऐसे चढ़ा दिया उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को कि ब्रॉन ब्रेकर तो मारने के लिए ही चलता है, लेकिन फिर इन सारे लोगों ने जो है मिलकर रोक लिया। और उसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि आज जो है नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैच होने वाला है, सिर्फ पिनफॉल और सबमिशन है ओनली तरीका। और इस बीच में वो ये मैच एक तरीके से इन द नेम ऑफ मल्टीपल डब्ल्यूडब्ल्यू के पुराने नेम्स की बात करते हैं, और उसमें उन्होंने लेट ग्रेट टॉमी ड्रीमर भी बोल दिया। अब जब उन्होंने बोला तो ऑब्वियसली टॉमी ड्रीमर तो भी हैं, तो वो कहते हैं मुझे पता है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन उसको मर जाना चाहिए था। अगर आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पता है तो आप समझ पा रहे होगे कि पॉल हेमन ने ये टॉमी ड्रीमर के बारे में क्यों बोला। बहुत ही इंटेंस चीज है। आई थिंक इसके ऊपर कुछ एक वीडियो बनाई जा सकती है, शॉर्ट्स, डेडिकेटेड तो नहीं ऑब्वियसली, देखते हैं बनाएंगे इसके बारे में। अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके आप बता सकते हो। तो इसके बाद क्या हुआ, जे ऊसो ने एक्सट्रीम रूल्स करके बोल दिया, तो आज एक्सट्रीम रूल्स इनका मैच होने वाला था। और 4 लेटर्स 1 वर्ड हीट ऐसे करके उन्होंने बोला। और पीछे आज मैंने पहली बार नोटिस किया कि जे ऊसो की टी शर्ट में वो भी लिखा हुआ है। तो अच्छा, वो भी तो मतलब हर एक चीज को इन्होंने मार्केट करने का सही तरीका निकाल लिया। भले ही स्टोरी में कैसा भी हो जे ऊसो, लेकिन पैसे बहुत अच्छे छपवा के दे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू को, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत मस्त लगा मुझे ये ओपनिंग सेगमेंट। इसके बाद शो पर एक मैच आता है, और भाई ये तो मतलब मजे मजे में ही क्या बढ़िया स्टोरी लाइन बना रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से शुरू हुई है। तो आज इयो स्काई और आस्का बैक स्टेज थी पहले। अब क्योंकि आस्का ने उस समय धक्का दिया था ना, तो आस्का ने आज जो है अपोलोजाइज कर लिया कि ठीक है यार मैं थोड़ा गड़बड़ हो गई मेरे से। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, उनका आज हेल्प चाहिए, नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी। अब इसके बाद मैच हुआ, और मैच में हेल्प की जरूरत पड़ी भी इयो स्काई को। देखो वैसे तो मैच में जो भी हो रहा है वो मैच में क्या वो इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मून सॉल्ट के साथ वो मैच जीत गई थी, तहाना बॉम्ब को उन्होंने अच्छा काउंटर भी किया था। लेकिन मैच के बाद जब अटैक हुआ
रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सैन का मिलके, तो वहां पे आके रिया रिप्ली ने सेव किया और रिया रिप्ली ने एक वो बिग बूट भी काफी सही मारा था जो रकेल रोड्रिगेज को पड़ा और थोड़ी वो स्लो मोशन में गिरी बाहर, लेकिन वो देखने में काफी सही लग रहा था। अब बैक से जाके इनका आमना सामना हो गया आस्का से। वो कहती है हाँ बे क्या बोल रही थी तू, तुझे तो हेल्प की जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि उधर तो रिया रिप्ली ने आके मदद कर दी, अब ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। रिया रिप्ली ने बोला कि मैं तुम आए नहीं तो मैं आ गई, वो कह रही इसने मना किया था। ईओ स्काई का दिमाग खराब हो गया, भाई बेचारी छोटी बच्ची जैसी लग रही है वो, उसके बाद वो गुस्से में वहां से चली गई। अब फिर आस्का भी गुस्से में है कि भाई हमारे बिजनेस से तो दूर रहे। कायरी सिंह कह रही ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्या देखना पड़ रहा है, और रिया रिप्ली कहती है कि भाई मैं कहाँ चक्करों में पड़ी हुई। तो हर किसी का जो अलग अलग चेहरे पे एक्सप्रेशन था वो हर किसी के अलग अलग कैरेक्टर को बताता है। और भाई इस पर अच्छा काम करने की जरूरत है क्योंकि इसका बेस बहुत बढ़िया सेट हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको आगे बढ़िया लेके जा सकते हैं। मतलब ये जो जापानीज लोगों के बीच में वो जो ऐसा गुस्से वाला इंटरेक्शन दिखा रहा है वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू को आई थिंक समझ में आ भी गया है, आई थिंक इसलिए वो आगे उन्होंने पिछली वीक पर इस हफ्ते का जो प्रोग्रेशन है वो काफी सही किया। इसके बाद बैक स्टेज हमको मल्टीपल सेगमेंट्स भी दिखते हैं जहां पे सीएम पंक, एले नाइट और जियो उसो एक तरीके से पटा रहे हैं कि भाई देखो वो पूरे बंदों का ग्रुप है, हमको साथ में आके काम करना चाहिए वरना हम सारे के सारे लोग क्लैश इन पेरिस में नहीं जा पाएंगे। एले नाइट ने तो बोले भाई तू दूर रहा, मैं तेरे से डील करूंगा जो मुझे 2 बार चैंपियनशिप मैच कॉस्ट करवा चुका है। जियो उसो ने बोला कि क्योंकि वो बोलते कि आज मैच में हेल्प चाहिए तो बता देना, तो जियो उसो ने कहा नहीं भाई मैं खुद ही देख लूंगा अपना। लेकिन इतने ज्यादा ये चालू लोग हैं कि बाद में आके भसड़ इन सबने करी। तो बस डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दिमाग में सेट कर रही थी कि सीएम पंक चाहते हैं कि सारे लोग साथ में आए ताकि हम इस विजन ग्रुप के अगेंस्ट खड़े हो सकें, और अगर हम खड़े होंगे तभी हम पेरिस में जा पाएंगे अपने चैंपियनशिप मैच के लिए। लेकिन दोनों बंदों में से भी किसी ने कोई खास ज्यादा यहाँ पे सुनी नहीं। इसके बाद शो पर पेंटा और एक्जेवियर वुड्स का मैच था। कोफी किंगस्टन की चुल की वजह से एक मैच के मूवमेंट में जब वो इजीली जीत सकते थे तो वो जीते नहीं, पेंटा ने डाइव लगा, लेकिन इवेंचुअली मैक्सिकन ड्राइवर के साथ वो मैच जीत जाते हैं। अब न्यू डे का कैरेक्टर मुझे लगता नहीं है हील टर्न के बाद यहाँ से कुछ सीरियस लेने वाली बात यहाँ पे बची है। इसके बाद टैग टीम मैच आता जो कि ड्रैगन ली एंड इग्वाना, मिस्टर इग्वाना वर्सेस फिन बैलर और जेडी मैकडोना का था। और भाई जब भी इग्वाना को हॉट टैग मिलता है और अपना वो क्या नाम है उनका लायस का जो उनका इग्वाना है छोटा सा, जब उसको वो लेके आते हैं क्राउड उस पर हमेशा ही रिएक्शन देता है और वो आज भी हुआ। लेकिन आज इस मैच का जो मूवमेंट था वो मेन यही था कि इस मैच में चुल भी हुई रिंग साइड से बहुत ज्यादा डोमिनिक की, और फिर ड्रैगन ली को जो एक शॉटगन किक मारी बैलर ने, भाई वो बहुत खतरनाक किक थी। और अगर मैं सही हूं तो उसी वजह से पेज को भी पहले जब रिटायर होना पड़ा था तो ऐसे ही कुछ था, वो जो कॉर्नर पे एक ऐसा हुआ था। तो वो तो क्या ठीक है, अभी तो एस्केप कर लिया उन्होंने अच्छे से। फिन बैलर के फिनिशर के साथ मैच ही जीत गए। लेकिन मैच खत्म होने के बाद वाइकिंगो आते हैं और जब वो निकल के आए तो फिर इनका मैच इनको सेटअप करना है आगे वर्ल्ड्स कोलाइड में ही आई थिंक इनका मैच हो रहा है। ग्राफिक वगैरह उन्होंने दिखाया था, ये आगे इस मैच को हाइप करा इन्होंने मंडे नाइट रॉ से, लेकिन आगे कुछ फायदा हुआ नहीं क्योंकि डोमिनिक की टीम ने बहुत बुरा मारा और उसके बाद दोनों ही बेल्ट भी पकड़ी थी डोमिनिक मिस्टीरियो ने। इसके बाद शो पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच और नटालिया का मैच आता है। ये तो सिर्फ ऐसे ही इन्होंने किया था, पता था इस मैच में कोई चांस है नहीं नटालिया के जीतने का। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो जो अपना सबमिशन मूव है उसमें जगड़ के रखा हुआ था, तो मैगजीन आती है सेव करने के लिए, उसके बाद मैगजीन के ऊपर भी उन्होंने मारा। लेकिन फिर निकी बेला आई अटैक करने के लिए और इस बार उन्होंने फिनिशर ठोक के मैन को गिरा भी दिया है। तो अभी एक तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरे से ज्यादा आसान या ईजी होने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं पुरानी बंदी हूं लेकिन आज के जमाने में भी मैं चमक सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा उस तरीके से उसको दिखा रहे थे और वैसे भी काफी पर्सनल तो ये हो ही चुके हैं। तो इनकी स्टोरी में अगर ये और ऐसे एलिमेंट डालेंगे तो यहाँ विमेंस डिवीजन में फैंस इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था और एडम पियर्स का आज जो दिमाग खराब हुआ है, आज तक जितना दिमाग खराब सारे लोगों ने मिलके किया होगा ना एडम पियर्स का, आज के रिएक्शन से ऐसा लगा कि ये शेमस और रूसेव ने अकेले मिलकर सब कुछ कर दिया। इन्होंने उनको सेपरेट किया, भाई मत करो मत लड़ो। क्लैश इन पेरिस में मैच इनको मिल चुका है, डॉनी ब्रूक वाला जो मैच है वो होगा। शेमस को आपको पता है ऐसे बैंगर मैचेस के लिए ही जाना जाता है और रूसेव ने भी वापस आके काफी अच्छे रेसलिंग मैचेस दिए हैं। तो ये तो एक डेफिनेटली बहुत तगड़ा शो देने वाले हैं क्लैश इन पेरिस में, और अच्छा भी है जैसा हम चाह रहे थे कि इनके मल्टीपल मैचेस हों फिर वो एक पीएलई की तरफ लीड करे। एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू गई है जो कि सबसे ज्यादा सही भी था। इसके बाद सेगमेंट आता है नेओमी का, और पहले ही स्पॉइलर दे देता हूं, आज इस सेगमेंट में ओटीसी वाले चैंट लगे हैं। अब ऐसा क्या हुआ है इस सेगमेंट में, चलो बात करते हैं। तो जैसे कि हम रूमर्स में सुन रहे थे कि कुछ तो नेओमी एड्रेस करने वाली है अपने फ्यूचर को, और काफी हद तक पता चल गया था कि बिग जिम ने ऐसा कुछ काम कर दिया है कि लिल जिम बहुत जल्दी आ सकता है। और आज एग्जैक्टली हमको वही चीज पता चलती है। इमोशनल थी नेओमी और स्टेफनी मैकमैन का जो पॉडकास्ट वाला शो है व्हाट्स योर स्टोरी, वहां से हमको पता चलता है कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया और उसके बाद लोग वहां पे चैंट और चीयर भी कर रहे थे नेओमी के लिए। भले ही उनका कैरेक्टर दूसरा वाला है तो लोगों ने इस अच्छे हील रन वाले वर्क को जो है अप्रिशिएट किया है और उसकी वजह से उनको अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा था। और इसके बाद कहते हैं कि मैं अपना टाइटल रिलिंक्विश नहीं कर रही, एडम पियर्स को वो भगा देती है। मैंने एडम पियर्स
ही बोला था ना पहले, मैं निक ऑल्डिस तो नहीं बोल दिया। एडम पियर्स को भगाती हैं और कहते हैं कि तुम सारे के सारे लोगों को एक बंदे को मिलके थैंक यू करना चाहिए। वो सारे लॉकर रूम को बोल रहे होते हैं और वो है हमारा बिग जिम, क्योंकि बिग जिम की वजह से अब नयोमी चली गई है, क्योंकि उसको नेटफ्लिक्स एंड चिल करना पसंद है। मैं ये नयोमी की सारी बातें बोलते बोलते जब कैरेक्टर को इमेजिन करता हूँ ना जिमी ऊसो के, इतनी ज्यादा हंसी आती है मुझे बता नहीं सकता। यू डिजर्व इट के वहां पे चैंट लग रहे थे और एक बड़ी मस्त लाइन भी उन्होंने ड्रॉप करी, कहती है ओहो अब ब्लड लाइन यहाँ से आगे कंटिन्यू चलने वाली है, और जिसके बाद लोगों ने ओटीसी वाले चैंट लगा दिए। तो इस तरीके से ब्लड लाइन का इन्फ्लुएंस है कि भाई मतलब उसमें रोमन रेंज को भी डाल दिया, तो वो बहुत ज्यादा फनी लगा। फिर बेबी ऊसो के वहां पे चैंट लग रहे थे और कहते कि मैं वापस आऊंगी ना तो सारे के सारे लोग तुम रेडी रहो, क्योंकि मैं एक हाथ में बच्चा भी क्यों ना हो तब भी आके लड़ूंगी, और जिसके पास भी टाइटल होगा उसको करना पड़ेगा, प्रोसीड विद कॉशन, ऐसा करके नयोमी चली गई हैं। तो अभी फिलहाल अब जब उनका बच्चा हो जाएगा उसके बाद वापस आएंगी। लेकिन बिग जिम को जिस तरीके से वो ट्विटर पे भी हमेशा मेंशन करती थी और उसके बाद अब नयोमी के जाने का रीजन बिग जिम बना है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा फनी है। द फैक्ट कि वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं उस तरीके से वो ज्यादा फनी है, क्योंकि हर केस में ऐसा ही होता है, लेकिन बिग जिम को जैसा ही लेके आए वो बहुत ज्यादा फनी है। एंड आई होप नेक्स्ट टाइम अब जब जिमी ऊसो आए तो उस पर कुछ ऐसा नयोमी से रिलेटेड अगर चैंट लग जाए तो भाई फिर वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसके बाद शो पर आता है नेक्स्ट शो का मेन इवेंट, जो कि था ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो का एक्सट्रीम रूल्स मैच। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा भाई जो डिफरेंस है स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ में, स्मैकडाउन में तुम्हें एक तमीज की चीज नहीं दिखेगी और मंडे नाइट रॉ में तुम एक कोई बेकार चीज ढूंढने के लिए देखो, अच्छा कहाँ क्या गड़बड़ थी कहाँ क्या था। मतलब इतना ऐसा लगता है कि दोनों ही शोज को बिल्कुल डिफरेंट बंदे बुक कर रहे हैं, या फिर स्मैकडाउन से पहले ट्रिपल एच की कॉफी में अगेन कोई बंदा गोली आके मिला के चले जाता, तो वही वाली पूरी वाइब थी। अभी एक्सट्रीम रूल्स मैच था तो वेपन्स का यूज यहाँ पे होना ही था। क्लोज लाइन जब जे ऊसो ने मारी भाई ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रॉन ब्रेकर बाहर जाके गिरे और वो जो टॉमी क्यों निकला मैंने पूछा, जो टॉमी ड्रीमर लेके आते थे वो कार्ड उस तरीके की उसी के ऊपर गिरते हैं ब्रॉन ब्रेकर, जिसके बाद अपने पैर को उन्होंने बहुत तगड़ा सेल किया कि जैसे कि उनको लग गई। मुझे तो लगा भी एक पॉइंट पे कि शायद सही में कुछ कांड तो नहीं हो गया ब्रॉन ब्रेकर के साथ। उसके बाद हमने रिंग में देखा बहुत सारी चेयर्स होती हैं, ट्रैश कैन की लिड से वो जो अटैक करते हैं, स्टील चेयर से अटैक करते हैं, और एक जो ऐसे स्टील चेयर्स को खड़ा करके जे उसको को पटका। भाई ये स्पॉट से तुम बच नहीं सकते, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते, कुछ ऐसे मूव्स होते हैं जहां पे तुम प्रोटेक्ट करते हो सुपरस्टार्स को, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सब भगवान भरोसे है। वो लग गई कहीं इधर उधर रिब्स में या इंटेस्टाइन में किसी अलग तरीके से, भाई कुछ भी हो सकता है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी लगता है वो देखने में कि भाई कैसे चुभी होंगी। उसके बाद एप्रन जंप भी हमने ब्रॉन ब्रेकर की देखी, इस बार वो ट्रैश कैन के साथ आते हैं, फ्रैंकेनस्टाइनर देखा उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। अब क्या करते हैं ब्रॉन ब्रेकर अपने स्ट्रैप्स को नीचे कर देते हैं कि वो स्पीयर मारने के लिए जाएंगे, रीबाउंड में जाते हैं, लेकिन उसको काउंटर कर दिया जे ऊसो ने अपने हक के साथ। एंड देन उसके बाद थोड़ा जे ऊसो का जलवा हो जाता है, स्टील चेयर से उन्होंने मल्टीपल टाइम्स हिट किया, उसके बाद एक बार और हक करते हैं, स्प्लैश करते हैं, लेकिन एक बंदे ने रेफरी को खींच लिया, पता ही था एक्सट्रीम रूल्स मैच है तो यहाँ पे चुलबाजी होने वाली है। ब्रॉनसन रीड होते हैं, अपना वैली ड्राइवर उन्होंने लगाया, उसके बाद वो ऐसे करते हैं एंड यहां से अब शुरू होती है पूरी भसड़बाजी जो कि हमको पता थी। सबसे पहले निकल के आते हैं एले नाइट, अपने वो जो ये पंचेस है उन्होंने ड्रॉप करे, उसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं, उन्होंने एले नाइट को अटैक किया, पेडिग्री भी उन्होंने लगा दी जे ऊसो के ऊपर। अब सेथ रॉलिंस कहता भाई सारा सीन सेट है, रेफरी को वो उठाते हैं कि भैया ये अपनी ब्रॉन ब्रेकर की मैच जीतने में मदद करवा देगा, मतलब पिन कर देगा, लेकिन तभी म्यूजिक हिट होता है सेथ रॉलिंस का। और उसके बाद ऐसा मूवमेंट है कि बीच में फंसा है सेथ रॉलिंस, इधर से मार रहा है सीएम पंक, इधर से मार रहा है एले नाइट, लेकिन उसमें भी खेला खेल गए सेथ रॉलिंस, क्योंकि सीएम पंक का धक्का लगता है एले नाइट को और एले नाइट जाके गिर गया उस लैडर के ऊपर। तो अब ये एले नाइट तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला सीएम पंक को। मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले अब शो के अंदर एले नाइट का जो गुस्सा बरसने वाला है सीएम पंक के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस मूवमेंट पे है कि इसको तो मैं बहुत बुरा मारने वाला हूं। अब इसके बाद क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर जो है टेबल लेके आते हैं, उसको वो सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने में सेथ रॉलिंस और सीएम पंक लड़ते लड़ते जो भाग लेते हैं, लेकिन जे ऊसो ने अपना हिसाब किताब बैठा दिया, उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को ऊपर सेट कर दिया था, अपने ऊसो स्प्लैश के लिए वो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से ब्रॉनसन रीड आ गए यहाँ पे, जिसकी वजह से वो स्प्लैश हिट नहीं कर पाए और ब्रॉन ब्रेकर अब मेजर कर रहे हैं कि भाई मैं रिंग साइड पर जाके स्पीयर मारूंगा, और तभी म्यूजिक हिट होता है ट्राइबल चीफ OTC 1 रोमन रेंस का। जबकि पता था रोमन रेंस को शो पर आना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिएक्शन रोमन रेंस को मिलता है भाई वो हमेशा ही तगड़ा होता है, और जितना ज्यादा रोमन रेंस का आना रेयर हो रहा है वो रिएक्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब ब्रॉन ब्रेकर कंफ्यूज्ड है कि क्या वो करे, क्या वो उधर से आके रोमन रेंस के आने का वेट करे या फिर वो जाके मारे। उन्होंने कहा चलो भाड़ में जाएगा, रोमन रेंस तो आता रहेगा। वो भागते हैं रिंग साइड पर स्पीयर के लिए, लेकिन उनको क्या पता था कि रोमन रेंस कोई रैंप से नहीं आने वाला, बिल्कुल रोमन रेंस तैयारी में ही था भाई, और भागते भागते ही बीच में आके बिल्कुल जैसे एक क्या बोले ट्रेन को आके समझ लो किसी ने रोक दिया, वैसे ही करके रोमन रेंस ने रोका और उन्होंने उल्टा जो है स्पीयर हिट कर दिया
ब्रॉन ब्रेकर को, एंड वो उसके बाद ब्रॉन्सन रीड को फिर सुपरमैन पंच भी लगाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में पहुंचे और उसके बाद जे उसो ने अपना उसो स्प्लैश हिट किया और इस तरीके से वो ये जो मैच है वो जीत चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्लैश इन पेरिस में क्या होने वाला है। तो भले ही यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन रोमन रेंज ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तू चैंपियनशिप के लिए, मैं चैंपियनशिप के लिए लड़ता हूँ लेकिन तू इसके लिए लड़ रहा है, तुझे क्लैश इन पेरिस में मैं देख लूंगा। तो यहाँ से उन्होंने बता दिया कि हाँ भैया इनका मैच होने वाला है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती वो है भाई, तुम्हारे पास सिर्फ 2-4 ही तरीके हैं क्या रोमन रेंज को बुक करने के लिए? बस वो आता है, ना कोई बैक स्टेज सेगमेंट होता है, ना कोई प्रोमो होता है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं 6 महीने बाद जाके याद कर सकूं कि इस पूरे पीरियड में रोमन रेंज ने किया क्या। बट इसके बावजूद फिर भी, क्योंकि पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है और आप इसे एंजॉय कर सकते हो, तो आज के शो को दिए जाएंगे 4 स्टार। ये बहुत बेटर हो सकते हैं, WWE को थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। बाकी इस वीडियो में मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया, तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।